ऑलराइट, चलें। और आज जो पढ़ेंगे, लास्ट जहाँ से हम रुके थे, टॉपिक इज, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में इन लीनियर रिग्रेशन। तो ग्रेडियंट डिसेंट में वी स्टार्टेड ऑफ विद बैच ग्रेडियंट डिसेंट, और बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो हमारे पास उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस की हमने बात की थी, उसके रिलेटेड हमने कॉस्ट फंक्शन की बात की थी। तो ऑटोमेट करने के लिए सिस्टम को, कि बस हमने एक हमारा सिस्टम है उसको हमने डेटा सेट दे दिया, और उसके बाद हमने उससे कहा कि ये डेटा सेट है। डेटा सेट में हमारे पास क्या था, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज। x क्या है, हमारे पास इनपुट्स हैं, y आउटपुट्स या टारगेट्स हैं। तो ये हमने उसको दिया, और हमने उसे कहा कि अब मुझे जो है, लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा मॉडल है या जो हमारे पास डेटा सेट है उसका बिहेवियर लीनियर है। और लीनियर की जब हम बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल द डेटा सेट is something like this. So if we apply any linear model to it, so something like this, ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। और हमारा जो गोल है वो ये फाइंड करना है कि ये क्या है, ये किस तरह ऐसे बनेगा। फिर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अगर ये हमने राइटली डिफाइन कर दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हमें कोई भी वैल्यू ऑफ x दे दी जाए, ठीक है जी, और हम उसको बता सके कि व्हाट शुड बी y हैट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, या जैसे आप कहते हो हाइपोथेसिस। ठीक है जी। तो आपके पास एक्सपेक्टेड आउटकम ये है इस इनपुट का। तो ये अब हमारा जो ये हमने कहा कि ये जो स्लोप बनती है, इसमें दो बड़े फैक्टर होते हैं। एक होता है आपके पास y इंटरसेप्ट का, और दूसरा आपके पास होता है जो जिसे आप स्लोप कहते हो, जो, और ये हमारे पास होते हैं, इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है जी। तो हमने इक्वेशन पढ़ी कि h of theta is equal to theta naught plus theta 1x, when we are considering कि we had only one feature जिसकी बेस पे आउटपुट हमारे पास मॉडल ट्रेन होगा। ठीक है। अच्छा, अब गोल ये है इसको फाइंड करना, थीटा नॉट थीटा वन को फाइंड करना कि क्या होना चाहिए कि स्लोप इसी तरह हो, और ये जो y इंटरसेप्ट है ये भी बड़ा अच्छा मिले हमको, जो इस पे फिट इन हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि हम मॉडल जो हमारे पास रैंडमली थीटा नॉट थीटा वन की वैल्यूज ली, उससे हमने फाइंड किया j ऑफ थीटा नॉट थीटा वन, मींस के कॉस्ट फाइंड किया, कॉस्ट फाइंड किया, और फिर हमने देखा कि आया ये कॉस्ट जो है ये जीरो के करीब है, या इसकी वैल्यू जो है वो हमने चेक की, और फिर हमने ये अपडेट की, और नेक्स्ट टाइम फिर हमने कॉस्ट देखा और चेक कर रहे हैं कि आया अब जो कॉस्ट मिला, लेट्स कॉल इट J1 और इसको कहते हैं J2, तो हम कहते हैं कि J2 की वैल्यू जो है आया वो J1 से लेस है या नहीं है। इफ इट इज लेस देन दिस, मींस कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है जी। क्योंकि द मिनिमम, द गोल इज कि आपके पास फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है जी, it should reach, your cost function should reach this point which is our global minima। ठीक है जी, ये गोल है। अब अगर हम बार बार ये कर रहे हैं कि उसको थीटा नॉट थीटा वन की वैल्यूज दे रहे हैं, कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ा ट्रबलसम काम है। तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस देन, टू फाइंड सम मेथड कि ये आपको वो सिस्टम चले या वो कोड चले, और इन द एंड यू गेट द पैरामीटर्स वैल्यू। वो आपको बताया कि अभी आप मिनिमा पे पहुंच गए हो, अब इस टाइम जो है थीटा नॉट और थीटा वन की जो वैल्यूज हैं वही आपकी वैल्यू है। तो उसमें हमने बात की थी कि we have certain algorithms for it, but the one that we studied last time was gradient descent. In gradient descent we said कि we need to find the एक आपके पास इसमें अल्फा आ गया जिसे हम लर्निंग रेट कहते हैं। ठीक है जी। और इनको हाँ, ये इस तरह आप बहुत से देखेंगे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स में कि जो आपके कॉस्ट या कोई भी ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसमें उसका एक रोल होता है। मींस अगर ये वैल्यू बहुत छोटी होगी तो हम इस पे बहुत देर से पहुंचेंगे, और शायद पहुंचे ही ना मिनिमा पे। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो आप जो है वो ओवरशूट, हमने जो कहा था कि आप कर जाओगे, डाइवर्ज हो जाएगा सिस्टम, तो आपका जो है जो फंक्शन होगा।
ठीक है, तो इसलिए हमने कहा इनको हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। ठीक है, रिमेंबर यू माइट सी क्वाइट अ लॉट के हाइपर पैरामीटर्स। ठीक है, यू विल सी मेनी मोर इन दिस कोर्स एज वेल इन द फ्यूचर। सो एनीवे, फिर हमने देखा कि द राइट वे ऑफ डूइंग इट वो किस तरह था, और इसका कोड शोड भी हमने देखा। सो दिस वाज बैच ग्रेडियंट डिसेंट। व्हाई बैच ग्रेडियंट डिसेंट? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन जहां पे कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट को जहां पे फाइंड किया जा रहा है, ठीक है जी, तो उसमें क्या था हमारे पास, वी हैड फॉर एग्जांपल इफ वी हैड 1 2 3 here and 9 10 11 here for example something like this was our data set। तो अगर इसको मैं कॉस्ट फंक्शन को फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये करना है, बल्कि अगर मैं थीटा को अपडेट करना चाहता हूँ, थीटा नॉट, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है जी, इसको, तो थीटा नॉट को अगर हम करते हैं तो हम उसको अपडेट करने की इक्वेशन क्या है उधर जो लिखी हुई है, ठीक है, वो है थीटा नॉट माइनस अल्फा, फिर 1/m या अल्फा बाय m भी कह सकते हैं, एंड देन वी हैव ऑल द समेशन, और ये i इज इक्वल टू 1 टू m, जितने भी सैंपल्स हैं आपके पास, इस केस में 3 है, ठीक है जी, सो रिप्लेस m विद 3, ठीक है जी। और फिर हमने क्या किया, अगर समेशन को हम देखते हैं तो समेशन का यहाँ पे क्या, अगर इसी को सॉल्व करेंगे तो एच ऑफ थीटा एक्स नजर आ रहा है ना, एच ऑफ थीटा एक्स क्या होता है आपके पास, वो होता है थीटा नॉट प्लस थीटा वन, और फिर क्या होता है पहला सैंपल, ठीक है जी, पहला सैंपल क्या है, उसकी वैल्यू है 1, दिस वन एक्स की, समझ आ रही है मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना, ठीक है, ये किया हमने, फिर माइनस y की वैल्यू क्या थी कॉरेस्पॉन्डेंस 9, ठीक है जी, ये किया आपने, फिर आपने क्या किया, ये अगर अगर मैं समेशन को, क्योंकि अभी इसको सम कर रहे हैं, ठीक है, ये हटा दें फिलहाल, क्योंकि अब मैं इसको ओपन कर दिया, ठीक है जी, प्लस फिर अगला थीटा वन थीटा नॉट प्लस थीटा वन, जो भी है थीटा नॉट थीटा वन, ठीक है जी, फिर इनटू थीटा वन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अब एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस अगला क्या है 10, ठीक है जी, फिर प्लस तीसरा सैंपल, क्योंकि 3 तक जाना है ना सैंपल से, समीशन 3 सैंपल्स हैं टोटल, ठीक है जी, तो आपके पास हो जाएगा थीटा नॉट प्लस थीटा वन इंटू 3 माइनस 11, ठीक है जी, इसको आपने समीशन को सॉल्व किया फॉर सर्टेन पैरामीटर्स वैल्यू जो शुरू में आपने चूज की है, ठीक है जी, ये सॉल्व हुआ, अल्फा आपने फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू रखी है 0.001, इसके साथ ये 3, मतलब ये आपने सॉल्व किया सारा कुछ, और आपने उसको थीटा नॉट से माइनस किया और थीटा नॉट को अपडेट कर दिया, ठीक है जी, तो अब इसमें देखें, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो ब्लैक बॉक्स में मैंने बंद कर दिया, इस पार्ट में 1 2 3 स्टेप्स हैं, सैंपल्स कितने हैं 3, और तीनों को आपने इधर सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल ये डेटा सेट अगर होता और इसमें 1 लाख सैंपल्स होते, तो इस इक्वेशन में क्या होता आपके ख्याल से, हाँ, समेशन फ्रॉम 1 टू जितने नंबर ऑफ सैंपल्स है, तो अगर मैं उसको ओपन करता या सॉल्व करने की कोशिश करता तो ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आपके पास बैच ग्रेडियंट डिसेंट तो ये होता है कि जिसमें पूरा बैच लिया, उसको इधर सॉल्व किया, इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। अब कभी कभार जिस तरह भी मैंने बताया आपको कि जब सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर क्या इशू आता है, ये कंप्यूटेशंस, इन्हीं कंप्यूटेशंस का इशू आता है, ठीक है जी। आपके पास स्पेशली जब आप फॉर एग्जांपल कुछ पिक्चर्स पे काम कर रहे हैं, कुछ तस्वीरें हैं और उसके पिक्सल्स की बात आ गई, हर पिक्सल एक फीचर बन जाता है, ठीक है जी, तो उसमें इमेजिन करें कि वो कितने ज्यादा सैंपल्स होंगे, फिर इसके अलावा आपके पास कोई भी हो सकता है, डेटा सेट बहुत बड़ा हो सकता है, और उसको आपने जो है ना, आपने यूज किया और यहाँ पे समेशन एज अ बैच यूज कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी ट्रबलसम जॉब फॉर द कंप्यूटर एज वेल, कि जहाँ पे उसको कंप्यूटेशन उसकी बढ़ गई, और दूसरा आपके लिए भी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि जिसमें फॉर सिर्फ 10 ही सैंपल्स हो, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसको सॉल्व करना, ठीक है ना, और मैं साथ में कहूँ भी कि 10 सैंपल्स है और 10 आइटरेशंस भी चलाओ, 10 बार थीटा को अपडेट करो,
तो फिर आपके लिए इशू आ जाएगा ना कि आप, ये तो हम कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए तो खैर 10 कोई मानी नहीं रखता, बहुत कम वैल्यूज हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन के कुछ आपको कैगल पे डेटा सेट्स मिल जाएंगे जहां पे बात लाखों पे पहुंच जाती है, ठीक है, और मे बी इन मिलियंस, ठीक है, 10 लाख 20 लाख इतना सैंपल होता है आपके पास, सैंपल्स होते हैं या ट्रेनिंग सेट होता है। सो इस केस में हम फिर एक और, हमारे पास एक और मेथड है, उसको कहते हैं, वी कॉल इट स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ये जो है ये बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है जी, फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, नॉट ऑल, फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, बिकॉज इसमें आपके पास बैच को आप पूरा नहीं लेते हैं, ये जो पार्ट है, मतलब इनकी इक्वेशन सेम है, ये नहीं कैसे, मतलब जो आपने बैच ग्रेडियंट डिसेंट मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर वो आपको आ गया तो आपको स्टोकेस्टिक भी आ गया, मिनी बैच भी आ गया, दोनों आपको आ गया, ठीक है जी। बस यूज करने का फर्क है, जब इसको आप कोड करेंगे या इसको अगर आपने बाय हैंड कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपने इंस्टेड ऑफ टेकिंग द होल बैच, व्हाट यू डू कि आप जो है आप एक एक सैंपल लेते हैं, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है जी। लेट्स वेट फॉर जस्ट 2-3 मिनट्स। अच्छा, सो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जाने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं इसका कि ये क्या लिखा हुआ है। सो द मेन प्रॉब्लम विद बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज द फैक्ट that it uses the whole training set to compute the gradients at each step, which makes it very slow when the training set is large। ठीक है, जो अभी मैंने बात की वही बात लिखी है, ठीक है। अब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इससे कैसे बेहतर है, मतलब क्यों फास्ट है कंपैरेटिवली, एंड द रीजन इज दैट इट पिक्स अ रैंडम इंस्टेंस in the training set at every step and computes the gradients based only on the single instant, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है आपके पास, अगर हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात करें, अच्छा, ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एक्स एंड वाई, ठीक है जी, और आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 और इधर 7 8 9 10 11 12 कुछ वैल्यूज है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। सो ये क्या करेगा, और हम फॉर जस्ट एग्जैजरेट करते हैं चीजों को या उसको वो करते हैं, हम समझते हैं बहुत ज्यादा डेटा है ये, ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो इतना होगा नहीं, वैसे आपके पास स्टोकेस्टिक इस पे नहीं लग सकता बिकॉज द डेटा इज वेरी लेस, सो यू कैन सिंपली यूज द बैच ग्रेडियंट डिसेंट हियर। सो एनीवे, आपके पास अगर इस तरह डेटा है, वी अज्यूम के डेटा सेट काफी बड़ा है, तो ये इन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ये इसमें रैंडमली एक चूज करेगा, ठीक है जी। अवर इक्वेशंस आर सेम जो हमने पढ़ा, क्या ग्रेडियंट्स कैसे फाइंड किया जाता है, कि आपके पास थीटा नॉट, अगर थीटा नॉट है, या इसको मैं आई कर देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा, आई आई, ठीक है जी, और ये हो जाएगा अल्फा बाय एम, और फिर आपके पास होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m, इससे पहले ये था ना इक्वेशन 1 to m, यू डोंट नीड टू डू इट नाउ, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हम सिर्फ एक पॉइंट ले रहे हैं, एक सैंपल ले रहे हैं, एक इंस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा, हाँ या इस तरह लिख देता हूँ, एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स, जो भी सैंपल आप ले रहे हैं, लेट्स कॉल इट आई, ठीक है जी, और माइनस वाई, आई, लेट्स कॉल इट आई सैंपल। वो रैंडमली, नहीं नहीं कोई वो नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका रैंडमली, लेकिन ये है, अच्छा आपने ये किया, रैंडमली चूज किया, थीटा अपडेट हो गया, लेट्स अज्यूम कि वी हैव थीटा नॉट एंड थीटा 1, लेट्स अज्यूम, ठीक है जी, दोनों अपडेट हो गए इस इक्वेशन की मदद से, अपडेट हो गए, आपने अब कॉस्ट चेक की कि व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू, the cost value for example, it is for example 3, just for time being let's assume कि we got some value 3, फिर और आपने ये जो अप्लाई किया, ये कॉस्ट आया, ये जो आपने पहला स्टेप किया, लेट्स फॉर टाइमिंग एज्यूम कि वी टुक दिस इंस्टेंस जिसमें x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 10, और वो हमने इंसर्ट की, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी, ये मतलब 4 इधर आएगी, 4 वाली है, ठीक है जी, और ये 10 जो है ये यहाँ पे आएगी, समझ आ रही है बात, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा,
अब इसकी बेस पे आप ले लेंगे। अब नेक्स्ट जो आइटरेशन होगी उसमें ये वैल्यू अब डिस्कार्ड है, ये अब नहीं यूज होगी। अब आपने इन बाकी जो रह गए इसमें से कोई सी एक उठा ली, ठीक है जी। तो आप जो है फॉर एग्जांपल ये वैल्यू नेक्स्ट उठा लेते हैं और आपके पास ये अपडेट हो गया और जे ऑफ थीटा फॉर एग्जांपल इट इज नाउ 2 पॉइंट या 1.8 हो गया डायरेक्ट, इतना ज्यादा जंप आ गया। फिर आपने नेक्स्ट ये वाली उठा ली फॉर एग्जांपल, इससे जे ऑफ थीटा फॉर एग्जांपल हो गया 1.75 फॉर एग्जांपल, बहुत कम हुआ लेकिन बहुत थोड़ा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यू विल बी मूविंग अराउंड, जो हमने बात की थी इफ यू रिमेंबर, कि हमने कॉन्टोर प्लॉट्स देखे थे कि जिसमें हमने यहां पहुंचना था 3D में। ऑब्वियसली थीटा नॉट और थीटा वन एक साइड पे अगर थीटा नॉट होगा दूसरा थीटा वन होगा, ठीक है जी। एंड दिस इज फॉर एग्जांपल द कॉन्टोर प्लॉट, ठीक है जी। तो और हमें यहां पहुंचना है, ठीक है जी। तो ये यूं यूं जिगजैग कभी यूं कर रहा होगा, लेकिन इवेंचुअली ये पहुंचेगा मिनिमा पे। लेकिन मिनिमा में ये क्या कर रहा होगा, ये अपने वो पॉइंट पे डाइवर्ज नहीं होगा, कन्वर्ज नहीं होगा, बल्कि इंस्टेड ये उसके इर्द गिर्द मूव कर रहा होगा, बिकॉज यू आर टेकिंग ओनली वन इंस्टेंस एट अ टाइम, ठीक है जी। बट इट इज स्टिल अ गुड अप्रोक्सीमेशन, ये आपको जो है करीब ले जाता है और करीब ही आप रहते हैं। वो दूसरा तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ले जाता है ना। इधर आपने क्या किया कि सारे कितने सैंपल्स यूज करने वो आप पे है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये हमने 6 सैंपल्स ये इंस्टेंसेस है हमारे पास, इन 6 में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 4 यूज कर लो फॉर टेस्ट, फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पर्पस, मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि हम वी वांट टू गेट द पैरामीटर्स, मॉडल ट्रेन हो गया, इक्वेशन हमें मिल गई जिसमें ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। फिर आप टेस्ट कर लें अपने डेटा को इस पे कि क्या 5 और 6 देने से मेरे पास अप्रोक्सीमेशन ये आ रही है या नहीं आ रही, इसके करीब करीब में हूं या नहीं हूं, ठीक है। सो ये आपके पास दिस मेक्स द एल्गोरिथम मच फास्टर since it has very little data to manipulate at every iteration। उसमें हर आइटरेशन में बैच पूरा यूज हो रहा था, इसमें सिर्फ एक इंस्टेंस यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं, वो आप पे है ना कि जितने से, अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है तो हमने पढ़ा था कि आपके पास द बेस्ट प्रैक्टिस के यूज 60%, वो आगे हम जाके देखेंगे भी, 60% फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ठीक है जी। 40 में भी वो तरीका है कि यू टेक 20% एज द क्रॉस वैलिडेशन, इसको कहते हैं वैलिडेशन, वैलिडेट करने के लिए, और फिर द नेक्स्ट रिमेनिंग 20% फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। सो वील सी, और इफ यू डोंट वांट टू यूज क्रॉस वैलिडेशन तो 70-30 करते हैं इसको। लेकिन फिर जैसे फर्स्ट फोर फीचर्स की किया था, तो हो सकता है कि उसको छोड़ के बाकी फीचर्स के साथ बेहतर रिप्लेसमेंट मिल जाए। हाँ नहीं, ये हो सकता है, लेकिन नहीं जरूरी इसलिए नहीं है कि हो सकता है उससे खराब भी हो जाए ज्यादा, ठीक है। लेकिन इन द एंड इवेंचुअली वो इतनी अप्रोक्सीमेशंस, बहुत बड़ा डेटा सेट है ना, तो आपने इतने ज्यादा सैंपल्स को यूज करके कॉस्ट पे पहुंचे कि आप जो है वो अगर कोई थोड़ा सा आपकी वैल्यू खराब, है जो जिगजैग हो रहा है ना, ये कभी अच्छी वैल्यू कभी बुरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली वो कॉस्ट हर बार जो है ना वो आपको मिनिमा के करीब ही लेके जा रहा है, लेकिन वो किस तरह लेके जा रहा है, स्टेप्स कैसे ले रहा है, वो इस तरह नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरह हम इससे पहले करते रहे कि इस तरह क्या आ जाए हमारे पास। इसमें द स्टेप्स आर डिफरेंट बट इवेंचुअली इट इज मेकिंग यू रीच टू द मिनिमा। लेकिन इसमें इतने ज्यादा जब सैंपल्स होते हैं ना तो फिर वो एक दो के जो है ना वो आउटलायर से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम तो वो है ना वो जो लीनियर बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो ट्राई दिस, कोड इट, दोनों का डिफरेंस आप जरा निकाल के देख लें कि बैच को यूज कर रहा हूं फॉर द सेम डेटा और फिर आप यूज कर लें विदाउट यूजिंग द बैच। आप स्टोकेस्टिक पे देख लें कि कितना फर्क आ रहा है दोनों का, मतलब एक आपको क्या कॉस्ट दे रहा है इन द एंड और ये दूसरा वाला कितना कॉस्ट की क्या वैल्यू दे रहा है। उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है,
हाँ उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है बिकॉज वो एग्जैक्ट कन्वर्ज कर जाता है। ये आपके पास हाँ ये स्टेप्स और ये कन्वर्ज नहीं कर, क्योंकि हर बार एक सैंपल उठा रहे हैं, तो अगर वो आपका ये मिनिमा है, अगर आप यहाँ पे तो वो यहाँ ले जाता है, फिर इधर हो जाता है, फिर इधर, इस तरह मतलब इसके इर्द गिर्द ही हो रहा होता है, करीब करीब, लेकिन बहुत करीब करीब होता है। So, on the other hand, due to its stochastic or random nature, this algorithm is much less regular than batch gradient descent. Instead of gently decreasing until it reaches the minimum, the cost function will bounce up and down, decreasing only on average. ठीक है जी? तो आपके पास इसमें कुछ मैंने बात की कि इट विल बाउंस अप एंड डाउन एंड इट विल डिक्रीज ऑन एवरेज। अब डिक्रीज होगा बट ऑन एवरेज होगा कि जितने ज्यादा सैंपल्स बढ़ेंगे तो आपके पास जो है वो ऊपर नहीं होगा बल्कि उसी के मिनिमा के करीब करीब ही होगा। ठीक है, ओवर टाइम इट विल एंड अप वेरी क्लोज टू द मिनिमम, बट वंस इट गेट्स देयर it will continue to bounce around, never settling down. So once the algorithm stops, the final parameter value are good but not optimal. ठीक है जी, वो एक्यूरेसी की जो बात की मैम आपने, तो वो बिल्कुल वही बात यहाँ पे हो रही है कि आपके पास ऑप्टिमल नहीं होगी, लेकिन ये कि इट विल बी अ गुड फिट। आप गुड कह सकते हैं बट नॉट द बेस्ट दो। ठीक, so when the cost function is very irregular, this can actually help the algorithm jump out of local minima. So stochastic gradient descent has a better chance of finding the global minima than batch gradient descent। ठीक है जी, आपके पास ये उस केस की बात कर रहे हैं कि जब आपके पास कॉस्ट फंक्शन जो है वो बिल्कुल जो है जो हम बात करते हैं कि अगर वो इरेगुलर डेटा इरेगुलर हो, अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है जी, लीनियरिटी उसमें उस तरह ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाला शायद आपको ज्यादा बेहतर जो है रिजल्ट्स दे कंपैरेटिवली। ठीक है, so if we look at this one, this is stochastic gradient descent show किया जा रहा है यहाँ पे। So here if you look at figure 2, तो ये आपको बता रहा है actually ये representation है theta 1, theta 2 and this circle is representing the cost, और जो इसका dark जो है सर्कल का जो डार्क वाला हिस्सा है, the more darker it is, the more the cost function। ठीक है जी, our goal is to reach to the lighter part of it। So इसमें अगर stochastic gradient descent अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, पहला सैंपल लिया, इंस्टेंस कोई भी लिया, आप यहाँ पे आ गया कॉस्ट की वैल्यू, सो आपके पास आप देख रहे हैं यूं जा रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कभी आप यूं जा रहे हैं, फिर न्यू, फिर न्यू, फिर न्यू, फिर न्यू, तो ये आपके पास क्योंकि हर पॉइंट पे एक नया आपको कॉस्ट वैल्यू मिलेगी ना, नहीं क्योंकि एक सिंगल वैल्यू को यूज करके आप कॉस्ट फंक्शन या उसको वो कर रहे हैं थीटा नॉट और थीटा वन की या पैरामीटर्स को आप अपडेट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी से कि जो बिहेवियर होगा वो इस तरह होगा। और इफ यू लुक एट द हाइपोथेसिस की जो लीनियर इक्वेशन है या फंक्शन हमारे पास है, उसको हम देखें तो हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस कैसे डेवलप हो रही है। तो वो अगर हम देखें तो इनिशियल इफ यू वर हियर द रेड वन, ठीक है जी, तो अगर आपको इससे पहले वाला याद है बैच ग्रेडियंट डिसेंट, उसको देख लें पहले फिर इस पे आते हैं। हियर दिस वाज आवर बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मिड वाला देख लें बेहतर काम कर। आप इतना बड़ा जंप, फिर उससे थोड़ा सा कम, ठीक है, उससे कम 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 कम, एंड में हमने हमारे पास वो लर्निंग रेट की वजह से, अल्फा की वैल्यू की वजह से आपके पास ये जो है ये एंड में हमने कहा कि ये बहुत कम चेंजेस आ रही होती हैं। कम चेंजेस का मतलब ये कि कॉस्ट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा उसमें कम चेंजेस आ रही होती है, डिफरेंस बड़ा कम होता है करंट माइनस द प्रीवियस वैल्यू। तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस बिहेवियर। ठीक है जी, बिग स्टेप एंड देन स्मॉलर स्टेप्स आफ्टरवर्ड्स। इफ यू लुक एट दिस वन, सो इट इज रैंडम। ठीक है जी, पहले में आप यहाँ थे, फिर यहाँ, अब ये देखिए कितना बड़ा जंप, फिर कितना छोटा जंप। ठीक है जी, फिर बड़ा जंप, और एंड में ये देखे ना कि बस वो अप डाउन और वो बहुत थोड़ा चेंज आ रहा है, डाइवर्ज नहीं हो, कन्वर्ज नहीं हो रहा है एक पॉइंट पे। तो वो बस, लेकिन ये है कि वो बस आपके करीब करीब है, और ये आपकी किस्मत है कि आप जब आखिरी पैरामीटर्स की वैल्यू लेते हैं कि आप रुक जाओ, पैरामीटर की वैल्यू दे दो बस, बिकॉज तो वो आपको जो है वो तकरीबन जो है वो बेस्ट फिट नहीं होगा, लेकिन एक कुछ गुड फिट होगा। ठीक है जी, इसमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं।
उस टाइम जो पैरामीटर्स की वैल्यू होंगी। ऑलराइट, सी नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। बैच आपने पढ़ लिया। मिनी बैच जो है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन पे मैं वापस जाता हूं, इसी पे, ठीक है जी, इस इक्वेशन में फॉर एग्जांपल, for this data, for example, I have this chase onward up to 1000 for example, ठीक है, मेरे पास इतने इंस्टेंसेस हैं, तो मैं क्या करूंगा, इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन, तो इसमें मैं एक चेंज लेके आ जाऊंगा कि ये जहां पे था 1 ओवर बल्कि अल्फा ओवर एम लिख देता हूं, ऐसा ही है, फिर समेशन था, ठीक है जी, समेशन हमने I is equal to 1 to m for बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ये नहीं है फॉर स्टोकेस्टिक, ठीक है जी, एंड फॉर बैच ग्रेडियंट डिसेंट इट विल बी फॉर एग्जांपल k। अब k क्या है? द बैच, द मिनी बैच दैट यू वांट टू सेलेक्ट, मिनी बैच इज इक्वल टू k, कितने इंस्टेंसेस होने चाहिए? मैं कहता हूं कि 1000, मेरे पास 1000 ट्रेनिंग या सैंपल है या ट्रेनिंग सेट है जिसमें इतने इंस्टेंसेस हैं। व्हाट आई डू कि मैं उसको कहता हूं कि 2020 लो, तो ये k की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 20 से, सो i इज इक्वल टू 1 to 20। अब मेरे पास क्या मैं कर रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं फाइंड कर रहा हूं, इससे पैरामीटर्स की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं बाय टेकिंग रैंडमली एनी 20 सैंपल्स। स्टोकेस्टिक में एक एक ले रहे थे ना, अब इसमें थोड़ा बैच आपने बना दिया, मिनी बैच, छोटा सा बैच, ये भी कंप्यूटेशंस को वो करने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि बैच में पूरा 1000 का 1000 बैच लिया जाता, इसमें आपने छोटे छोटे सैंपल्स ले लिए, जैसे उसमें स्टोकेस्टिक में कर रहे हैं, सो इंस्टेड एक सैंपल की बजाय हम कहते हैं ज्यादा को ले लो, उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, एक एक जो है वो जिगजैग यू मूव कर रहा है, ये भी जिगजैग मूव करेगा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली स्टोकेस्टिक से बेहतर होगी। सो अगर मेरे पास सैंपल्स इतने ज्यादा नहीं है जितने मेरे पास उसमें है स्टोकेस्टिक, जब मैं यूज कर रहा हूं तो आप मिनी बैच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इन मिनी बैच इट विल टेक 20 सैंपल्स, 20 लिए रैंडमली कोई से, अगली बार जो 20 यूज करेंगे अगले आइटरेशन में तो वो डिफरेंट होंगे, दे शुड बी, वो जैसे हम कहते हैं कि यूनिक सैंपल्स होंगे ऑल द टाइम, ठीक है, सेम नहीं होंगे। So it is quite simple to understand once you know batch and stochastic gradient descent. At each step, instead of computing the gradients based on the full training set as in batch gradient descent, or based on just one instance, जो हमने stochastic में पढ़ा, mini batch क्या करता है? It computes the gradients on small random sets of instances called mini batches. फिर the algorithm's progress in parameter space is less irregular than stochastic gradient descent, उससे थोड़ा सा उस जैसा irregular नहीं होगा, उससे थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी irregularity तो होगी ना, हाँ हाँ वो तो है, जब जब डेटा सेट छोटा हो तो यूज, हाँ फिर, और एक्यूरेसी इज द कोर पर्पस, मतलब आप वो आप पे है ना कि आपका किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इफ एक्यूरेसी इज योर कोर पर्पस तो फिर आप जो है यू गो फॉर इन विच एवर केस ग्रेडियंट बैच पे जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि एक्यूरेसी थोड़ी सी, मेरे पास इतना मार्जिन है थोड़ा बहुत, मिनी बैच पे जाएं, आप कहते हैं कि नहीं एक्यूरेसी मेरे पास बस, मैं कहता हूँ कि अप्रोक्सीमेशन मुझे थोड़ी बहुत मिल जाए, मैं सिर्फ बस विजुअलाइज चीजों को कर लूँ, ज्यादा मुझे मैंने वो नहीं चाहिए एक्यूरेसी, तो फिर स्टोकेस्टिक पे चले, वो सबसे जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा। ये बाकी जो होंगे ये थोड़ा टाइम लेगा, और बैच तो ज्यादा प्रोसेसिंग उसकी वो ज्यादा है ना, उसको ज्यादा टाइम चाहिए। सो especially when you are अच्छा, as a result mini batch gradient descent will end up walking around a bit closer to minimum than stochastic, ये ज्यादा उसके minimum के करीब आएगा। So if we look at, if we compare all three, so we have बैच ब्लू से रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हमारी दिस इज थीटा नॉट थीटा 1 एंड वी अज्यूम दिस पॉइंट इज आवर मिनिमा, जिस पे हमने कॉस्ट की वो पहुंचना है, कॉस्ट फंक्शन है और उसका कोई मिनिमा है, इस पर पहुंचना है। सो बड़ा स्टेप
थोड़े से छोटे छोटे होते जाते हैं और अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स और फाइनल पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। बैच इन मिनी बैच उसी तरह zigzag, इसमें भी थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी होगी, इस जैसा क्लीन नहीं होगा, इरेगुलरिटीज होगी, ग्रीन वाले को देखना। और लेकिन ये है कि इट इज नॉट टेकिंग टू मच टाइम कंपैरेटिवली, वो बहुत ज्यादा zigzag नहीं जा रहा है, रेड वाले को आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और फाइनली इधर आके इधर मूव कर रहा होगा, क्योंकि ये भी स्टोकेस्टिक वाला बिहेवियर ही है, बिकॉज़ यू आर नॉट यूजिंग ऑल द इंस्टेंसेस। यहां पर zigzag हो रहा होगा बट स्टिल इट इज एट द मिनिमम, ठीक है जी। अ गुड अप्रोक्सीमेशन दो। स्टोकेस्टिक जो है सो क्वाइट हैपहैजर्ड, ठीक है जी, हमें कुछ ज्यादा पता नहीं लग रहा कि वो कर क्या रहा है, लेकिन ये कि एंड में ज्यादातर जो आपको zigzag नजर आ रहे हैं वो मिनिमा के आसपास ये सर्कल रेडियस में नजर आ रहे हैं। सो वी से कि हमारे पास कौन सा बेहतर है, कब कौन सा यूज करना है, नाउ यू नो बेटर बिकॉज यू नो द डिफरेंस, द इक्वेशंस आर सेम, ओनली स्मॉल चेंजेस एट द लेवल ऑफ दिस पॉइंट जो हमने बात की कि उसमें हमारे पास एक एक सिंगल इंस्टेंस आएगा, मिनी बैच आएगा या फुल बैच आएगा, दैट्स अप टू यू कि उसको कैसे यूज करना। ऑलराइट, सो दिस ends our gradient descent. Now let's move to another one. ये कौन सा है? हाँ, अब हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स की। अभी तक हमने जो बातें की उसमें हमारे पास द डेटा सेट लुक्ड समथिंग लाइक दिस, वी हैड ओनली वन फीचर एंड वन आउटपुट, ठीक है जी। उसकी बेस पे हमारा ट्रेनिंग सेट कुछ इस तरह था, लेकिन क्या ये हर बार जरूरी है कि हमारे पास सिर्फ एक ही फीचर हो? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल दी थी कि एरिया ऑफ द हाउस और उसकी प्राइस, ठीक है जी, एक्स वाई। या हमने एक और एग्जाम्पल दी थी कैट्स और डॉग्स को डिफरेंशिएट करने की, उसमें हमने दो फीचर्स की बात की थी इंस्टेड ऑफ वन, याद है आपको ना? तो अब जरूरी नहीं है अगर मैं एक फीचर के बेस पे ये डिसीजन लूंगा कि ये कैट है या डॉग है, सो इट इज, आई नो कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ वो क्या कहते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव्स या फॉल्स नेगेटिव्स, वो जरूर होंगे। कहीं पे बिल्ली होगी वो कहेगा नहीं है बिल्ली, कहीं पे बिल्ली नहीं होगी वो कहेगा बिल्ली है, पिक्चर को देख के, ठीक है जी। सो उसके लिए हमारे पास जो यूजुअली आपको डेटा सेट्स मिलेंगे और जो उम्मीद है कि आप लोग जिन चीजों पे काम करेंगे, सो उसमें मल्टीपल फीचर्स होंगे। सो मल्टीपल फीचर्स आर कि व्हेन यू हैव इंस्टेड ऑफ ओनली वन एक्स यू हैव x1, x2, x3, ठीक है जी। और इन तीनों की वैल्यूज, इन ये तीन फीचर के बेस पे आपको एक आउटपुट मिलता है y। डेटा सेट कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन ये हो सकता है कि इसे आता नहीं हो, बहुत से फीचर, ठीक है। सो अब आपकी जो इक्वेशन होगी, और हम ये एज्यूम करते हैं कि दिस इज लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन कि हमारे पास द मॉडल स्टिल, वी नो द मॉडल दैट वी हैड व्हेन वी हैड ओनली वन फीचर, सो वी हैड h hypothesis इक्वेशन क्या थी, थीटा नॉट प्लस थीटा 1x, रिमेंबर राइट? ठीक है। नाउ हियर वी हैव इंस्टेड ऑफ x ओनली वन फीचर, वी हैव मल्टीपल फीचर्स। तो ये जो है ये इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो ये इक्वेशन मेरी, अगर मैं इसकी बात करूं x1 x2 एंड x3 की, तो h थीटा ऑफ x इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3। कौन सा? ये वाला? नहीं ना, ये तो पैरामीटर्स है ना, इसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये थीटा क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस जो है, ये जो आंसर है, ये मैं हाइपोथेसिस क्या है बेसिकली मेरा प्रिडिक्शन है ना y की, ये तो y की प्रिडिक्शन जो है, इसमें ये फीचर जो है x1, इसकी वेटेज क्या है? अब समझ आ रही है बात की कि पैरामीटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये y प्रिडिक्ट करने के लिए जो x2 फीचर है उसमें इसका रोल कितना है? मैं कह रहा हूं
हाँ एक ही होगी ना, थीटा वन को इसको भी थीटा वन कर लूं? नहीं ना, नहीं ना, अभी तो इसका, हाँ इसको इसका स्लोप आप किस तरह बनाएंगे? स्लोप ये सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है स्लोप में। देखें, वो हम बात करते हैं स्लोप, मैं और आप देख सकते हैं तब जब ये एक्स हो, ये सॉरी, हाँ ये एक्स हो और ये वाई हो। जब x की वैल्यू ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 2 3, हम कहते हैं कि थीटा नॉट कहां से जीरो है तो यहां से स्टार्ट लेंगे, ठीक है जी। हम कहते हैं जब x की वैल्यू 1 2 3 4, जब x की वैल्यू 1 थी तो 2 की वैल्यू 1.5 थी, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है जी। फिर हम कहते हैं कि जब x की वैल्यू 1.5 थी तो 2 की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये है 2 है, ठीक है जी। y की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है जी, या इस तरह कहीं आगे लगा देंगे, ठीक है। सो एनीवे वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। लेकिन ये लाइन जो आई है, जो आपको दिख रही है, ये बनी है बाय यूजिंग x कॉमा y। किसी भी पॉइंट पे मैं देखूं तो मैं इधर बता सकता हूं कि x की वैल्यू क्या है और y की क्या है, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। नाउ you don't have x, you have x1 x2 x3 x4। अब मैं इसको कैसे प्लॉट करूं? ये तो 2D है ना प्लॉट, 3D भी मैं कर सकता हूं कि x1 x2 और उसकी बेस पे मैं y को प्लॉट करूं, तो वो 3D में प्लॉट कर सकता हूं। दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज माय y। आई कैन प्लॉट दिस नाउ, बट आई कैन नॉट प्लॉट व्हेन आई हैव, अब मैं बाकियों को कैसे लेके आऊं, कितने डायमेंशंस और ऐड करूं? सो वी कैन नॉट सी इट हियर graphically, but we understand कि this is linear equation because they are the polynomial जानते हैं ना? तो all in this equation, this equation is basically a first order polynomial. First order polynomial is going to give us some linear value, जो behavior है वो show करेगा, ठीक है जी। So this function, if we call it a function, so this function is a linear function। आप समझ आइए, ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ किधर थे? मल्टीपल फीचर, ऑलराइट। आपको ये नजर आ रहा है जब मैं इस तरफ लिख रहा हूँ? अच्छा ठीक है जी, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि ये नजर आए, आप लोगों को जब वीडियो में अपलोड करूँ तो कैमरे में कैप्चर हो जाए, ठीक है। इन केस अगर आप चाहती हैं तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इधर हो जाए कि आपको नजर आए, अदरवाइज फिर। अच्छा तो अच्छा, हम बात कर रहे थे मल्टीपल वेरिएबल्स की, अब या मल्टीपल फीचर्स जिसको कहते हैं। तो अभी हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल y इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ हाउस, ठीक है जी, इन फैसल टाउन फॉर एग्जांपल। अब ये जो प्राइस है, ये कीमत किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? पहला सिर्फ हम कहते थे कि सिर्फ साइज पे, अब हम कहते हैं कि नहीं, साइज भी है, हाँ, और घर जो है कितना पुराना है या नया है, ओल्ड स्लैश न्यू, ये वो फीचर, ठीक है जी। सालों में बात हो रही है, ईयर वाइज कितना पुराना है, 2 साल 10 साल, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि तीसरा जो फीचर है फॉर एग्जांपल वो है स्टोरीज, क्या कहते हैं स्टोरीज को, फ्लोर्स, कितने फ्लोर्स हैं, सिंगल स्टोरी है, 2 है, डबल है, बेसमेंट है या नहीं है, ठीक है जी, तो 3 हो जाएंगे। सो अब जो है हमारे पास ये इधर जो वैल्यू आएगी y की, वो डिपेंड करेगा इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे, 3 पे डिपेंड कर रहा है। सो ये अभी हम कहते हैं कि दीज आर आवर फीचर्स। नाउ वी हैव मल्टीपल फीचर्स, या लीनियर, इसके लिए जो मॉडल जनरेट करेंगे तो हम उसको कहेंगे लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल फीचर्स। इसमें हमारे पास अब इसको फॉर एग्जाम्पल 10 फीचर्स हो जाते हैं तो हमारे लिए लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको जब आप उसमें भी सॉल्व करेंगे, क्या कहते हैं ये, मैटलैब पे या पाइथन पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू
गो फॉर मैट्रिसेस या वेक्टर्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, उसमें चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं करना। सो इसको थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। लेकिन देख लें कि स्लाइड्स में क्या है, ऐसे ना हो कि मैं आगे निकल जाऊं। ठीक है जी, ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने आपको बताया, और कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी वो हम देख लेते हैं कि कैसे इसको भी हम डिनोट करेंगे। आगे जब इसको फर्दर हम इस पे काम करेंगे तो आपको कुछ इसकी नोटेशंस आनी चाहिए कि हम कैसे। So this is the data set that you have, for example, many instances in it, and इसमें हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, 4 फीचर्स हैं इस केस में, एंड दिस इज द आउटपुट y बेस्ड ऑन दोस फीचर, इसकी वैल्यू आपके पास। m इज रिप्रेजेंटिंग, जब भी हम डिनोट करेंगे m कहीं पे लिखेंगे, इससे पहले भी हम यही करते रहे कि m क्या, समेशन I is equal to 1 to m, m was representing the number of instances या कितने सैंपल्स हैं आपके पास टोटल इन योर ट्रेनिंग डेटा। सो नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स उसको हम कहते हैं m से रिप्रेजेंट करेंगे, n हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ फीचर्स, इसमें कितने n हैं, n की वैल्यू क्या है 4, एग्जैक्टली, ठीक है जी। नंबर ऑफ फीचर्स जब मैं लिखता हूं xi, इससे पहले भी आप ऐसे करते रहे, ठीक है जी। सो इनपुट फीचर ऑफ द ith ट्रेनिंग एग्जांपल, ठीक है जी। ये आपके पास क्या होगा, अगर मैं इस तरह लिखता हूं x, टू कंफ्यूज ना कर दे, मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल 3, ठीक है जी। अगर मैं कहूं कि x3 क्या है, हम नंबर ऑफ, हाँ सही है, हाँ ठीक है। आपके पास आपके इनपुट फीचर्स, इनपुट ऑफ ith ट्रेनिंग एग्जाम्पल। ith ट्रेनिंग एग्जाम्पल का मतलब ये है कि ये जो आपके पास है, ये आपके पास ये सारे, ठीक है, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट ऑफ ith ट्रेनिंग एग्जाम्पल। ith ट्रेनिंग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो i की वैल्यू ने 4 रखी ना, तो फोर्थ की इनपुट्स क्या है, ठीक है जी। फिर जब मैं इस तरह लिखूं कि x3 में दूसरी वैल्यू j की वैल्यू अगर 2 हो जाए, ये वाली वैल्यू ऑफ फीचर j इन ith ट्रेनिंग एग्जांपल के चौथे फीचर में, तीसरे फीचर में, तीसरे इनपुट में, इंस्टेंस में दूसरी फीचर क्या है, दूसरा फीचर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो दिस इज माय द वैल्यू इन 3, इसका 3 है। समझ आ रही है बात, ठीक है जी। थर्ड इंस्टेंस, अगर मैंने इधर i की वैल्यू 3 है तो मैं 1 2 3 इधर आ जाऊंगा इन चार x की वैल्यूज पे। अब इन चारों में से कौन सी है, j की वैल्यू नीचे पे डिपेंड करेगा, अगर वो दूसरी है तो ये है, पहली है 1 है तो ये है, तीसरी है तो ये है, 4 है, j की वैल्यू तो ये है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है वाइस, जो हमें पता है कि हमारे पास आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ऐसे इसको देखेंगे। सो यू रिमेंबर कि जब भी हम इसको लिखें तो इस तरह लिखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। अच्छा जी, अब इसी बात पे आते हैं जो मैं करना चाह रहा था यहाँ पे। अभी जरा देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इस इक्वेशन को अगर आप देखें हाइपोथेसिस, ठीक है, तो इसको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास एक्सपेक्ट के नंबर ऑफ फीचर्स आर टू मच। तो हम कोई जनरलाइज्ड वे ऑफ राइटिंग इट इसको देखते हैं कि हम जब हाइपोथेसिस को लिखें तो इक्वेशन की फॉर्म में ना लिखें, जस्ट एक मैट्रिसेस और वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें। तो हमारे पास मैट्रिक्स और वेक्टर का डिफरेंस पता है क्या होता है, नहीं पता, मैं बता देता हूँ, बता दूं रिवाइज करने। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जब हमारे पास सिंगल रो या सिंगल कॉलम होगा, दिस और दिस, ठीक है जी, ये वेक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ भी वैल्यू 3 4 8 6 7 3 1 5 या 4, ठीक है, दीज आर वेक्टर्स। व्हेन आई से मैट्रिक्स, सो एक्स का मैट्रिक्स होगा जब उसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर एक रो है, दो कॉलम्स है, दो रो है, एक कॉलम, लेकिन सिंगल ना हो, इस तरह 1x4 या 1x2 इस तरह ना हो, इनफैक्ट 2x1 इस तरह, या 2x2 2x3 इस तरह हो कि अगर मैं लिख दूं 1 3 1 1 ना हो उसमें, ठीक है, 1 3 8 7 5 4 3 1 फॉर एग्जांपल, समथिंग लाइक दिस।
So this has now become a matrix because 1 नहीं नजर आ रहा, इसमें क्या है, it is, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4, 4 क्रॉस 1, ये क्या है, दिस इज 1 क्रॉस 4, 1 1 आ रहा है, नहीं, नॉट, इट्स अ वेक्टर, आई कैन से, ठीक है जी, दिस इज, हाँ, 2 रोज 4 कॉलम्स, 2 क्रॉस 4, 1 नहीं नजर आ रहा कहीं पे, मैं इजी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि 1 नजर आएगा, रो या कॉलम में से कोई एक 1 होगा तो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है जी। सो अब इसको जो है हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें इसको, तो अगर हम देखें तो हमारे पास, मैं कुछ वेक्टर्स बनाता हूं, वेक्टर्स, ठीक है जी, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक, ये थीटाज हैं, एक वेक्टर है थीटा का, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं कि ये रिप्रेजेंट करे कि ये और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेक्टर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। और ये आप जब वो पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं ये, इसका थोड़ा सा आप देख लें, कैपिटल स्मॉल इसके भी होते हैं, ठीक है जी, ये कैपिटल थीटा है, ऐसे समझ लें, ठीक है जी। इसमें क्या क्या है आपके पास, थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2 अप टू थीटा n, जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी ये थीटा है यहाँ पे n, ठीक है जी। और ये कितना है, ये रियल नंबर्स होंगे, it should belong to real numbers with how many rows and how many columns, n plus, 1 row and n plus 1 columns, ठीक है जी। लेकिन द बेस्ट वुड बी कि आई डू व्हाट, ये रो वेक्टर है, रो वेक्टर, लेट्स मेक इट के स्पेस हमसे ज्यादा ना लें बोर्ड पे थोड़ा सा, और हम उधर भी स्लाइड्स में भी इस तरह है, बात एक ही, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम इसको कॉलम वेक्टर बना लेते हैं कि हमारे लिए थोड़ी रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाए, तो हम कहते हैं थीटा नॉट, थीटा 1 अप टू थीटा n, and this belongs to R with 1 row, now n plus 1 rows into 1 column, n plus 1 को कह रहे हैं बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। अब हमारे पास अगर हम देखें, कैपिटल X में लेता हूं क्योंकि दो चीजें हैं ना इस इक्वेशन में, एक थीटास है, पैरामीटर्स है मेरे पास, एक मेरे पास मेरे x, ठीक है जी। सो अगर इसको भी मैं कॉलम वेक्टर में करूं, सो ये मेरे पास होगा, लेट्स एज्यूम कि यहां पे 1 है पहले पैरामीटर के साथ, तो मैं यहां पे 1 लिख लेता हूं, होना तो ये चाहिए कि x में मेरे पास x नॉट, x1, x2 अप टू xn होते, ऐसा ही है ना, लेकिन हमेशा मेरे पास, मैं कहता हूं कि इधर एक 1 मल्टीप्लाइड है, तो मैं कहता हूं कि x नॉट इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, सो आई कैन रिप्लेस दिस x नॉट विद 1, सो दिस इज माय वेक्टर x। अब अगर इसको हम देखें, इसको भी देखें, सो इट इज आल्सो n प्लस 1 क्रॉस 1। अब हमें जो लीनियर अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन रूल्स सिखाए गए हैं कि दो मैट्रिसेस, मैट्रिसेस जब हम पढ़ रहे थे 12वीं में या उससे पहले, तो उसमें रूल्स क्या थे कि हमारे पास जो m क्रॉस n है वो एक मैट्रिक्स है या वेक्टर है, वी डोंट नो कि क्या है, कोई भी वन हो सकता है इसमें से, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, विथ another m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो हमने देखना है कि इसका रो और इसका कॉलम, इफ दे हैव इधर n इज इक्वल टू m है, ये वाले, ठीक है जी, या इसको मैं किसी और नोटेशन में कर दूं, m क्रॉस n और k क्रॉस l, ठीक है जी, और हम कह देते हैं कि n इज इक्वल टू k अगर हो जाता है, अगर तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, अदरवाइज ये नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। सो इस केस में क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है जी। इफ आई टेक अ ट्रांसपोज ऑफ इट, फिर देख लेते हैं, सो मेरे पास अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो इसकी शक्ल उस तरह हो जाएगी जो शुरू में थी, थीटा नॉट, थीटा 1 अप टू थीटा n, नाउ दिस इज 1 क्रॉस n प्लस 1, ऐसा ही है, इफ आई लुक एट इट, n प्लस 1 और n प्लस 1 ये सेम साइज होगा आपके पास, तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है जी। सो व्हाट आई डू, इफ आई और अभी हम देखते हैं कि ये इससे इक्वेशन कैसे आती है,
व्हाट इफ आई से कि थीटा नॉट थीटा एच ऑफ थीटा हाइपोथेसिस की जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स। अब ये सारी इक्वेशन को मैंने इसमें बंद कर दिया, तो क्या ये सही मैंने किया या नहीं किया? लेट्स चेक। फॉर टाइमिंग लेट्स अज्यूम कि वी हैव थीटा नॉट, थीटा वन दो है हमारे पास, ठीक है जी, बल्कि तीन है, थीटा वन थीटा टू तीन है, ठीक है जी। एंड लेट्स से कि वी हैव अनदर वन व्हिच इज वन एक्स वन एक्स टू, इस तरह ही होगा, इसमें भी तीन होंगे फिर ना, ठीक है जी। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करके जरा आप देखें ना इसको, क्या आ रहा है हमारे पास। मल्टीप्लीकेशन का रूल पता है, this multiply by this plus this multiply by this plus this multiply by this, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। तो हम पहला देखें, वन इंटू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये और ये इक्वेशन सेम। अब जो मर्जी है, थीटा नॉट की वैल्यू जितनी भी बढ़ती है, एक्स की वैल्यू जितनी भी बढ़ती हैं, it will my this equation is going to represent always ये theta transpose x जो है, it is going to represent this equation always, ठीक है। सो हम अभी जब हम इसको देखेंगे मैट्रिसेस और वेक्टर्स की फॉर्म में, so this the last equation that you see here is representing my hypothesis, it is the same as this one that we had previously, ठीक है जी। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो हमारा, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास हमारा कॉस्ट फंक्शन नहीं बदलेगा, हाइपोथेसिस की इक्वेशन भी वही है ऑब्वियसली, बस सिर्फ पैरामीटर्स ऐड हो गए, ठीक है जी। और हमारा कॉस्ट फंक्शन भी नहीं बदलेगा, लेकिन कॉस्ट फंक्शन में जब हाइपोथेसिस की वैल्यू ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो वो क्या होगी, वो आपके पास सब फीचर्स का कंबाइंड होगा, ठीक है जी। अब इसमें भी आपकी मर्जी है कि वो ग्रेडियंट डिसेंट आगे आ रहा है, चलो मोहम्मद उस पर जब पहुंचेंगे तो फिर हम करेंगे सिर्फ बैच के लिए। इसको भी आप कर सकते हैं ग्रेडियंट डिसेंट का मॉडल जौन सा लगाना चाहें, अगर आप कहते हैं कि स्टोकेस्टिक लगाना है या मिनी बैच, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखें इसको कि हमारे पास कॉस्ट आपने पढ़ा, कॉस्ट ये है, ठीक है जी, इसमें ये वैल्यूज इंसर्ट, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ग्रेडियंट डिसेंट वही एग्जैक्टली कुछ नहीं बनता है, ठीक है, सारा वही होगा। अच्छा जी, अब जरा इसकी ग्रेडियंट डिसेंट की थोड़ी इक्वेशंस पे आते हैं कि इक्वेशंस में क्या होगा और क्यों ऐसे होगा, उस पे जरा बात करते हैं। अगर आपको पिछला ग्रेडियंट डिसेंट याद है तो इसमें कोई फर्क नहीं है, जस्ट मैं आपको सिर्फ रीजन बताना चाहता हूँ कि इक्वेशन क्यों इस तरह आई है, डेरिवेशन क्यों इस तरह रिजल्ट्स दे रही है। आपके पास इससे पहले आपने पढ़ा, हमारे पास था जो ग्रेडियंट डिसेंट हम पढ़ रहे थे कि हमें चाहिए था, अगर उस इक्वेशन को देखें, ठीक है जी, वो था थीटा नॉट, या इसको फिलहाल आई पे रख लें, जे पे रख लें, ठीक है, जे जे ठीक है जी, माइनस हम कहते थे कि द अल्फा टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे, और हम कहते थे कि यहाँ पे होता है कॉस्ट, कहते थे ना ये। अच्छा, फिर हमने क्या किया, जब कॉस्ट का फाइंड किया, डेरिवेशन हमने की थी, मतलब की थी यहाँ पे, तो उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही थी, एक थी थीटा नॉट की और एक थीटा वन की। थीटा नॉट की जो इक्वेशन आ रही थी वो कुछ इस शक्ल की थी, जहां पे ये आखिरी वाला टर्म ना देखें, याद है आप लोगों को, उसके साथ कुछ नहीं था, ये इक्वेशन थी। लेकिन थीटा वन वाले के एंड में एक्स वन आ रहा था, एक्स पावर आई आता था, जो वन नहीं आ रहा था, एक्स आई आ रहा था, ये वन नहीं था वहां पे, क्योंकि उधर हम कोई मल्टीपल फीचर्स तो नहीं है ना, ये जब वन टू इस तरह होते हैं तो इस फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा फीचर, नंबर ऑफ फीचर, ठीक है। सो अब जरा देखेंगे ये इस तरह क्यों आ रहे थे, अगर आप लोगों को याद है, जब इसको सॉल्व करते हैं आप, इस वाले पार्ट को, ठीक है जी, इसको जरा देखते हैं, ठीक है।
तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इससे अगर कॉस्ट फंक्शन हमारे पास क्या था, अगर मैं उसको ओपन करूं थीटा नॉट प्लस उधर था थीटा वन एक्स, अब हमारे पास क्या होगा थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू अप टू सो ऑन अप टू थीटा नॉट थीटा एन एक्स एन, इतना है माइनस वाई और उसका स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या होगा, इधर मैं आई आई लगा देता हूं, ये आई का पहला फीचर, आई का दूसरा, आई कौन सा इंस्टेंस है, ठीक है, आई का एन वाला सैंपल माइनस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई आई की वैल्यू आउटपुट की, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेट, इसको डेरिवेट करना है। तो जस्ट इमेजिन अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट तो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले स्क्वायर इधर आ जाएगा 2, ठीक है जी, और फिर 2 तो इधर, और इधर हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू होती थी, कॉस्ट कॉस्ट को अगर हम देखें तो 1/2m इधर लगता है इसके साथ, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 जो है 2m वाला 2 ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है जी। एंड दिस इन दिस इक्वेशन पहले ये इसी तरह आ जाएगा थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन आई अप टू थीटा एन एक्स एन आई माइनस वाई आई 2 - 1 हो जाएगा, ऐसा ही है। और दूसरी बार फिर इधर हम डेरिवेशन करते हैं ब्रैकेट में, वो इस टर्म का करते हैं जो अंदर होता है, ठीक है। तो इस टर्म में अगर देखें तो ये इसका मतलब है डी बाई डी थीटा नॉट, ये है ना, मैं इस टर्म की डेरिवेशन करता हूं, सिर्फ ये वाला टर्म जो है थीटा नॉट जो है ये 1 हो जाएगा, बाकी सारों में थीटा नॉट नहीं है, वो जीरोस हो जाएंगे। सो मेरे पास इधर कुछ नहीं आएगा, इधर मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, और 1 को मैं कहता हूं कि दिस वाज माय एक्स, एक्स नॉट 1 के इक्वल है, हमेशा 1 के, अभी आपने देखा है, ठीक है, x1 ऑफ आई, हर एक इंस्टेंस का x1 जो है वो 1 के इक्वल है, x नॉट सॉरी, ठीक है, हर एक इंस्टेंस का। और ये इस पर बात भी करेंगे, इसको कैसे वेक्टर्स में रिप्रेजेंट, मैट्रिक्स में कैसे लिखें बाद में देखेंगे, लेकिन ये हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब अगले का देखें, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू 1 डेरिवेट करता हूं तो इधर मेरे पास जो है ये आ जाएगा ये टर्म, ठीक है, और दूसरा जो टर्म होगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये बाकी सारे जीरोस हो जाएंगे, ये वाला टर्म जो है इसमें जो है इससे सिर्फ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन इसको डेरिवेट कर रहे हैं, तो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा वन एक्स वन ऑफ आई, 2 वाले करेंगे तो सिर्फ ये रह जाएगा, बाकी सारे ये जीरो और इसको 1 कर देगा, तो इधर x2 आ जाएगा। तो आप इधर देख रहे हैं कि इधर इसके साथ x1 x2 जिस भी थीटा को आपने अपडेट करना है उसके साथ उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग x जो है फीचर, अगर सेकंड को अपडेट करना है सेकंड फीचर विद इंस्टेंस, किसी इंस्टेंस का सेकंड वो मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट है तो nth है तो nth, ठीक है, एंड सो ऑन। So this is how our model should find the gradient descent जो आपने डिजाइन किया, ठीक है, फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। अच्छा, इन प्रैक्टिस कैसे होगा ग्रेडियंट डिसेंट? हाँ, अच्छा, तो इन प्रैक्टिस चले इसको हम करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, थोड़ा सा, तो एक आज हम लेते हैं ब्रेक किस टाइम